हेलो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस सीरीज का पहला लेक्चर है और इसमें हम इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी फंक्शन और एक्सियोम्स ऑफ रेशनल चॉइस को देखेंगे। और ये इसकी प्लेलिस्ट, पूरी जो वीडियो सीरीज होगी इसकी प्लेलिस्ट आपको टीचमेंट क्लासरूम में ही मिलेंगी। बाकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिफरेंस कर्व और यूटिलिटी फंक्शन। तो इंडिफरेंस कर्व जैसा कि आप पहले से भी जानते होंगे कि इंडिफरेंस कर्व लोकस पॉइंट होता है टू गुड्स के बंडल का, जहां पर जिससे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलती है। अब जैसे कि इस पॉइंट को आप देखिए तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ y इज इक्वल टू 8 है, यानी कि y कोई कमोडिटी है और 8 यूनिट उसका आप कंज्यूम कर रहे हैं इस पॉइंट पे, और यहाँ 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं x का। और इस पॉइंट पे यानी कि इस पॉइंट पे कंज्यूम कर रहे हैं 4 यूनिट y का और कमोडिटी x का 8 यूनिट। तो ये इसे आप लिख सकते हैं 4 8। और यहाँ से जो आपको यूटिलिटी मिलती है, मान लीजिए कि 10 मिलती है, ठीक, 10 यूनिट यूटिलिटी आपको मिलती है। ऐसे यूटिलिटी मेजरेबल नहीं होता है, लेकिन सिंबॉलिकली हमें कोई नंबर ले रहे हैं। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ 8 और 4 है, और यहाँ से भी आपको 10 यूनिट ही यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि आप उसी इंडिफरेंस कर पे हैं। ये पॉइंट सेम इंडिफरेंस कर पे है जिस पर ये पॉइंट है। अगर आप कोई और भी पॉइंट ले, जैसे कि आप यहाँ पर ले लें कोई पॉइंट और यहाँ पर आ जाएं और कहें कि यहाँ x के 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, और यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है 15 यूनिट, तो यहाँ पर भी यूटिलिटी जो आपको मिलेगी 2 और 15 यूनिट से वो 10 ही होंगी, क्योंकि ये भी सेम इंडिफरेंस कर पे। तो इसी तरह एक इंडिफरेंस कर पे कहीं भी आप हो, यूटिलिटी लेवल सेम होता है, सिर्फ कम्बिनेशन चेंज होता है टू गुड्स का। ठीक, अलग अलग बंडल्स होते हैं लेकिन यूटिलिटी सेम होती है। तो ये इंडिफरेंस कर्व का आइडिया है, जिसे आप लोग लगभग सभी लोग जानते ही होंगे। अब देखिए, अब इसी इंडिफरेंस कर्व को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं यूटिलिटी फंक्शन से। मान लीजिए कि यू कोई यूटिलिटी लेवल है, तो वो फंक्शन होता है किसका, एक्स और वाई का। एक्स रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई। तो वो ये जो यूटिलिटी है, ये एक्स के क्वांटिटी कितने कंज्यूम की जा रही है और वाई के क्वांटिटी कितनी कंज्यूम की जा रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक जनरल फॉर्म हो गया इस इंडिफरेंस कर्व का। ठीक, अब आप एक चीज और ध्यान रखें कि जैसे ये यूटिलिटी मैं बोल रहा हूँ कि यू यूटिलिटी है, ठीक, यहाँ एफ के जगह पर मैं यू भी लिख सकता हूँ, ठीक, और यहाँ लिख सकता हूँ एक्स वाई। तो आप एक्स और वाई में कोई डिफरेंस ना देखें। ये जो वाई यू है, सॉरी यू वाई नहीं, यू है और ये एफ है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों फंक्शनल नोटेशन है, इसका कोई अपना एक मीनिंग नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि आप जी एक्स वाई ले सकते हैं, एच एक्स वाई ले सकते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। बस इसे आप एक फंक्शनल नोटेशन के तरह देखें। अब मैं यहाँ यूटिलिटी फंक्शन पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैंने यू ले लिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सिंपली माने कि ये यूटिलिटी लेवल है और ये बताता है कि ये यूटिलिटी जो है एक्स और वाई की क्वांटिटी का फंक्शन है। बस यही होता है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इंडिफरेंस कर्व का। और ये जो पूरा वीडियो सीरीज हम देखेंगे उसमें हमारा फोकस मैथमेटिकल एक्सपोजिशन पे ही ज़्यादा होगा। ग्राफ्स का हम यूज करेंगे, थियोरेटिकल चीज़ें भी हम कभी कभी देखेंगे जहाँ जरूरी हो, लेकिन हमारा फोकस होगा मैथमेटिकल एक्सपोजिशन पे। तो सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सपोजिशन में आपको जो मिला वो है आपका यूटिलिटी फंक्शन, जो आपको दिमाग में रखना है और इसे नोट डाउन करना है। तो ये यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक। अब और एक्सपेक्ट है कुछ इस इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी फंक्शन के, उसे भी हम देखेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ टू गुड्स की ही बात हो रही है, ठीक। अगर गुड्स ज़्यादा होती या बहुत सारे कमोडिटी होते तो अलग अलग तो सभी कमोडिटी के क्वांटिटी पे डिपेंड करता आपका ये यूटिलिटी, तब उस समय हम इसे x1 लिखते हैं, फिर x2, x3, फिर इसी तरह xn तक आप इसे ले जा सकते हैं। तो ये यूटिलिटी का एक जनरल फॉर्म हो गया। लेकिन
इंडिफरेंस कर्व में हम सिर्फ एक्स और वाई ही लेंगे, क्योंकि यहाँ टू कमोडिटी है, ये टू डायमेंशनल प्लॉट है। तो हमारा एनालिसिस टू डायमेंशनल प्लॉट पे ही होगा, इसलिए टू कमोडिटी केस को ही हम एनालाइज करेंगे ज़्यादातर चीज। अब देखते हैं एक जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है इंडिफरेंस कर्व के बारे में, कि वहाँ ऑर्डर मैटर करता है, नंबर्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई सिचुएशन है, कोई सिचुएशन एक है, जिसे U1 में कहता हूँ, आप X1 कमोडिटी कंज्यूम करते, X1 क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं कमोडिटी X का, और X2 क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, सॉरी Y1 क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं कमोडिटी Y का, और इससे आपको यूटिलिटी 10 यूनिट मिल रही है। ठीक, अब उसी तरह कोई सिचुएशन U2 है जहां आप X2 क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं X का, और Y2 क्वांटिटी Y का, और यहाँ से आपको यूटिलिटी 15 मिलती है। और कोई तीसरा सिचुएशन ले लीजिए जहाँ आप X3 यूनिट कंज्यूम करते हैं X का, और Y3 यूनिट कंज्यूम करते हैं Y का, और यहाँ से आपको 1000 यूनिट यूटिलिटी मिल रही है। तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि इसमें डिफरेंट 5 है और इसमें डिफरेंट 985 है, तो ये बहुत ज़्यादा है इससे, तो ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हमारे लिए बस ये देखना जरूरी है, क्योंकि सॉरी, हमारे लिए बस ये देखना जरूरी है कि ये जो U3 सिचुएशन है वो ज़्यादा अच्छा है U2 से, क्योंकि U2 कंडीशन से हमें कम यूटिलिटी मिल रही है, यानी कि ज़्यादा प्रेफरेबल है U3 U2 से, और U2 से ज़्यादा प्रेफरेबल है U1। तो हमारे ध्यान में बस इस चीज़ को रखना है, हमारे लिए नंबर मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये जो यूटिलिटी होती है वो सब्जेक्टिव होती है। आप उसे कार्डिनल टर्म में या कोई नंबर के थ्रू मेज़र नहीं कर सकते। जो भी नंबर का हम यूज करते हैं वो सिंबॉलिक होता है, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें, ऑर्डर को हम देख सकें। हमारे लिए ऑर्डर का ही इम्पोर्टेंस होता है, नंबर्स का इम्पोर्टेंस नहीं होता है। इस पूरे एनालिसिस में आप इस बात का ध्यान रखें। ठीक, तो अब देखिए एक और एस्पेक्ट जो है यूटिलिटी फंक्शन के बारे में, कि मोर इज प्रेफर टू लेस, यानी कि जो X और Y कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी आपको ज़्यादा प्रेफरेबल होगा कंपेरिजन टू कम। जैसे कि आप इस पॉइंट पे ले लीजिए, और इस पॉइंट में मैं कहूँ कि आप 2 यूनिट ऑफ X2 कंज्यूम कर रहे हैं, और यहाँ पर 2 यूनिट ऑफ Y2 कंज्यूम कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो मैं इसे 2 और 2 लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ पे आ जाइए, इस पॉइंट पे आ जाइए, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि X1 कम हो जाएगा। ठीक, यहाँ 1 यूनिट हो सकता हो जाए, तो इस पॉइंट पे X1 कम हो गया, यानी 1 हो गया, और 2 हो गया Y। तो ये सिंपल सी बात है कि X1 जो है इस पॉइंट के कंपेरिजन में कम हमें मिल रहा है, और Y2 उतना ही है, तो ये पॉइंट हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। उसी तरह आप अगर यहाँ पर आ जाएं, तो यहाँ Y1 भी 1 हो गया, यानी कि यहाँ 1 हो गया, तो ये तो इससे अच्छा नहीं हो सकता है इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ दोनों कमोडिटी आपको ज़्यादा मिल रही है, यानी कि एटलीस्ट 1 कमोडिटी भी ज़्यादा मिल रही है, तो वो सिचुएशन आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। उसी तरह जब आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे, और यहाँ पे देखिए कि इस पॉइंट पे Y आपको ज़्यादा मिल रहा है, X उतना ही मिल रहा है, Y ज़्यादा मिल रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा, तो ये प्रेफरेबल है इस पॉइंट से। और आप यहाँ पर आ जाइए, इस पॉइंट पे आ जाइए, तो यहाँ आपको X भी ज़्यादा मिल रहा है और Y भी ज़्यादा मिल रहा है, यानी 3, यानी कि दोनों कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट आप यहाँ पर कंज्यूम करें इस पॉइंट पे, तो ये इससे ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक, अब मतलब यही है कि अगर एटलीस्ट 1 कमोडिटी भी आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं किसी पॉइंट के कंपैरिजन में, तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। उसे ही हम कहते हैं मोर इज प्रेफर टू लेस, यानी कि कोई इंडिफरेंस कर्व यहाँ से गुजरता है, तो ये देखिए इस पॉइंट के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो किसी हाइयर इंडिफरेंस कर्व पे होगा, और ये जो रीजन देख रहे हैं इसके ऊपर और इसके लेफ्ट साइड, ये अननोन रीजन है, यानी कि यहाँ आपको पता नहीं है कि यूटिलिटी कितनी मिल रही है, क्योंकि इस पे अगर कोई पॉइंट लीजिएगा तो यहाँ देखिएगा कि इससे कंपेरिजन करके आप देखिएगा, तो
यहाँ x1 कम मिल रहा है, भले ही इस पॉइंट से y इस पॉइंट के कंपैरिजन में यहाँ आपको x कम मिल रहा है, लेकिन y बहुत ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन चूंकि एक कम मिल रहा है आपको, इसीलिए ये अननोन रीजन है। यहाँ आप नहीं कह सकते कि इससे ज़्यादा यूटिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। हो सकती है ज़्यादा हो, लेकिन आप यहाँ पर श्योर नहीं है कि आपको इस पॉइंट से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी या नहीं, क्योंकि आपको x जो है कम मिल रहा है इस पॉइंट पे। इसी तरह इस यहाँ पे आइएगा तो आपको x ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन y कम हो जा रहा है इस पॉइंट के कंपैरिजन में। ठीक, तो आप यहाँ भी अननोन है, यहाँ भी आपको पता नहीं है कि कितना यूटिलिटी मिलेगी। तो ये अननोन रीजन है। लेकिन बाकी जो आप रीजन देख रहे हैं, बाकी सारा जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं, वहाँ आप श्योर है कि आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि एटलीस्ट वन कमोडिटी उस पॉइंट पे जाकर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है अपने एनालिसिस में। अब इंडिफरेंस मैप को देखते हैं। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग यूटिलिटी लेवल के बारे में, जैसे U1 = 10 हो गया, U2 = 15 लेवल हो गया, U3 = 1000 हो गया। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि ये इससे कितना ऊपर है या कितना नीचे है। यहाँ बस मैटर ये करता है कि ये ज़्यादा ऊपर है इससे और ये ज़्यादा ऊपर है इससे। ठीक, तो कोई भी कंज्यूमर इस इंडिफरेंस कर्व को ज़्यादा प्रेफर करेगा इस इंडिफरेंस कर्व के कंपैरिजन में, और इस इंडिफरेंस कर्व को ज़्यादा प्रेफर करेगा इस इंडिफरेंस कर्व के कंपैरिजन में। तो ये जो पूरा पॉइंट आप देख रहे हैं, हर पॉइंट पे आप एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, और उसी को हम इंडिफरेंस मैप करते हैं सारे इंडिफरेंस कर्व को। ये जो पूरा इंडिफरेंस कर्व एक से ज़्यादा आप जब खींचते हैं तो उसे हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। ठीक, इसमें और कोई चीज़ नहीं है, बस आपको यही समझना है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे यूटिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। अब देखते हैं एक्सियोम्स ऑफ रेशनल चॉइस। तो ये जो पूरा इंडिफरेंस कर्व की थियोरी है, या फिर आप इंडिफरेंस कर्व के थ्रू जो हम यूटिलिटी थियोरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट अजम्पशन है कि कंज्यूमर एक रेशनल इकोनॉमिक एजेंट है। लेकिन ये जो रेशनैलिटी है वो भी एक वॉक टर्म है, उसमें भी आप श्योर नहीं कि रेशनल कंज्यूमर हम कहें किसको। तो उसे भी इकोनॉमिस्ट में डिफाइन किया है इन 3 क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे, जिसमें सबसे पहला है कंप्लीटनेस। अब कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई सिचुएशन ए है जिसमें कोई कंज्यूमर x1 क्वांटिटी और y1 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, और कोई सिचुएशन बी है जिसमें कंज्यूमर x2 क्वांटिटी और y2 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। अब न्यूमेरिकली आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे कंज्यूमर 3 एप्पल कंज्यूम कर रहा है और 1 ऑरेंज कंज्यूम कर रहा है, और यहाँ पे 2 एप्पल 2 ऑरेंज कंज्यूम कर रहा है। तो जब मैं कंज्यूमर से पूछूं कि उसे पूछूं कि आपके लिए कौन सिचुएशन ज़्यादा अच्छा है, ए या बी, तो उसे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उसके लिए ए ज़्यादा प्रेफरेबल है बी से, या बी ज़्यादा प्रेफरेबल है ए से, या फिर ए और बी दोनों इक्वली प्रेफरेबल है उसके लिए। उसे ये पता होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि मैं कंज्यूमर को बोलूं कि आपके लिए कौन ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो वो बोले मुझे पता नहीं कौन ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो वैसे कंज्यूमर का हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसे हम रैशनल कंज्यूमर नहीं बोलेंगे। जो रैशनल कंज्यूमर होगा, जो रैशनल इकोनॉमिक एजेंट होगा, उसे अच्छे से पता होगा कि कौन सा सिचुएशन उसके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक, तो ये हो गया कंप्लीटनेस। और दूसरी बात होती है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर कंज्यूमर कहता है कि ए सिचुएशन बी से ज़्यादा प्रेफरेबल है, और जो बी सिचुएशन है वो सी सिचुएशन ज़्यादा प्रेफरेबल है। सी सिचुएशन में आप ले लीजिए कि 1 एप्पल 3 ऑरेंज, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर बी सी से ज़्यादा प्रेफरेबल है, इसका मतलब ए जो है वो सी से ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, क्योंकि ए बी से ज़्यादा प्रेफरेबल है और बी सी से ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो ए बी सी से ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। तो ये अगर कंडीशन कंज्यूमर के साथ है तो वो एक रैशनल कंज्यूमर हम उसे कहेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा कह दे
ये सिचुएशन रहे कि ए ज़्यादा प्रेफरेबल है बी से और बी ज़्यादा प्रेफरेबल है सी से, लेकिन कहे कि सी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ए से, ठीक। तो ये रेशनल चॉइस नहीं हुआ। तो ऐसे कंज्यूमर को भी ये भी हमारे एनालिसिस का पार्ट नहीं है। हमारे एनालिसिस का पार्ट है सिर्फ रेशनल कंज्यूमर। हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो कंज्यूमर है मार्केट में वो रेशनल है, ठीक। और कंटिन्यूटी की बात होती है या फिर कंसिस्टेंसी भी आप इसे कहें। कंटिन्यूटी का मतलब है कि जैसे कि मैं यहाँ कर रहा था 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल, लेकिन क्या हुआ अगर मैं बोलूँ 1 एप्पल या फिर मैं बोलूँ 1.001 एप्पल, यानी कि छोटे से छोटे यूनिट में भी अगर मैं जाऊं तो ये जो दोनों कंप्लीटनेस और ट्रांजिटिविटी है कंज्यूमर की बनी रहनी चाहिए, ठीक। तब हम इसे कहेंगे कि कंज्यूमर का जो चॉइस है वो उसमें कंटिन्यूटी है, वो कंसिस्टेंट भी है। ये रैशनैलिटी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व का जो शेप देखते हैं वो इस तरह का होता है, उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर हम सिर्फ डिस्क्रीट टर्म को लें तो आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पे कोई कंज्यूमर है, फिर एक यहाँ पे है, तो इस तरह होगा, फिर इस तरह, फिर यहाँ से होकर यहाँ पे, तब ये डिस्क्रीट टर्म, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कि तीन यूनिट कंज्यूम करता है, यहाँ पे 2 यूनिट कंज्यूम करता है, यहाँ पर 1 यूनिट कंज्यूम करता है। अब उसके बीच की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसके बीच में कुछ नहीं होगा, सिंपली यहाँ से यहाँ आएगा डायरेक्ट कंज्यूमर और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा, तो ये जो स्मूथ लाइन है इसका कोई मतलब नहीं रह गया मेरे लिए। लेकिन हम कंटिन्यूटी को अगर मान लें कि चॉइस कंटिन्यूअस है, उसमें कंटिन्यूटी है, यानी अगर पूरा स्मॉल यूनिट में भी हम डिवाइड कर दें तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस वही रहता है, तब ये एक स्मूथ लाइन के रूप में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये कंटिन्यूटी हो गया। तो ये 3 चीज़ें मिलाकर हमें एक इंडिफरेंस कर्व देती हैं। और इंडिफरेंस कर्व के बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये कॉन्वेक्स क्यों है इंडिफरेंस कर्व, तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियोस में करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है जिसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के साथ देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ देख रहे हैं इंडिफरेंस कर्व का रेशनल चॉइस। तो अब रेशनल चॉइस में एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांजिटिविटी को आप कैसे ग्राफिकली समझाएंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांजिटिविटी को ग्राफिकली समझाइए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, 2 इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये प्रूफ करना है, ग्राफिकली दिखाना है कि वो इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं। तो अगर हम इस अजम्पशन को माने, ये अजम्पशन अगर फॉलो हो रहे हैं, तो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए पॉइंट बी और पॉइंट ए, तो ये इससे हायर लेवल पे है, तो हम कह सकते हैं सिचुएशन ए इज प्रेफरेबल टू सिचुएशन बी, ठीक। अब ये ई जो है, ई पॉइंट है, ये ए के बराबर है क्योंकि सेम इंडिफरेंस कर्व पे है, और बी के भी बराबर है क्योंकि सेम इंडिफरेंस कर्व पे है। इसका मतलब इसको देखें तो ए और बी बराबर होनी चाहिए, जो कि इसे कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ए और डी बराबर है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बी और सी बराबर है क्योंकि वो दोनों सेम इंडिफरेंस कर्व पे हैं। लेकिन यहाँ आप देखें तो ए इज प्रेफरेबल टू बी इस सिचुएशन में, और इधर देखें तो सी इज प्रेफरेबल टू डी। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने कहा था कि ए इज प्रेफरेबल टू बी, तो जब बी जो है वो सी के बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं सी की जगह पे, और डी ए के बराबर है, तो यहाँ हम ए लिख सकते हैं, डी ए के बराबर है तो हम यहाँ ए लिख सकते हैं। तो ये देखिए कि हमने शुरू में जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए इज प्रेफरेबल टू बी, लेकिन यहाँ कंक्लूड हो रहा है बी इज प्रेफरेबल टू ए, तो यहाँ भी कंट्राडिक्शन है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते अगर ये अजम्पशन फुलफिल होते हैं। तो जब इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं तो अजम्पशन तो होंगे ही, क्योंकि उस अजम्पशन को हम मान के चलते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस ऐसी सिचुएशन में हम यही कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए, या फिर ये कह सकते हैं कि
ट्रांजिटिविटी इम्प्लाइज दैट इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट। तो ये हो गया मेन पॉइंट्स हमारे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। और एक चीज़ है यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में मैं बता दूं कि जैसे मैंने कहा था कि यूटिलिटी जो है वो फंक्शन है एक्स और वाई का जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 2 कमोडिटी ही कंज्यूम करते हैं, हम 2 से ज़्यादा कमोडिटी भी कंज्यूम करते हैं। इसे हम x1 x2 लिख सकते हैं, x3 लिखकर, इसी तरह हम xn तक बहुत सारी कमोडिटी हम इंक्लूड कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यूटिलिटी डिपेंड करती है सभी कमोडिटीज़ के क्वांटिटीज़ पे, ठीक। और दूसरी बात और एक चीज़ हो सकती है कि यूटिलिटी में कमोडिटीज़ के अलावा, यानी कमोडिटीज़ के अलावा और सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कंसिडरेशन में आ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं अदर थिंग्स, ठीक। तो ये अदर थिंग्स कहने का मतलब है जैसे टेस्ट हो गया, आपका प्रेफरेंसेस हो गया। अब मान लीजिए कि x1 जो है आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम आपको गर्मी में ज़्यादा यूटिलिटी देगा ठंडी के कंपेरिजन में, ठीक। तो आइसक्रीम, तो ये एक यूटिलिटी को डिसाइड करने वाला सीजन भी एक एलिमेंट बन गया, ठीक। लेकिन जब हम यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं तो अदर थिंग्स को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक। यानी इसे ही कहते हैं सेटरिस पेरिबस। सेटरिस पेरिबस मतलब, इसे एक्चुअली सेटरिस पेरिबस प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसे हम कैटरिस पेरिबस ही प्रोनाउंस करते हैं इसके एक्चुअल लैंग्वेज में। तो ये अदर थिंग्स को हम मानते हैं कि वो अनचेंज है, यानी कि मौसम नहीं बदलता है, कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस नहीं बदल रहे हैं, या फैशन नहीं बदल रहा है, जो भी अदर चीज़ ये है वो बदल नहीं रही है। और जब इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, 2 डायमेंशनल प्लॉट की हम बात करते हैं, तो हम ये भी मान के चलते हैं कि बाकी, यानी कि x1 और x2 को छोड़कर बाकी चीज़ें जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, ठीक। क्योंकि वो अगर घटने और बढ़ने लगी तो हमारी यूटिलिटी घटने बढ़ने लगेगी। लेकिन हम सिर्फ 2 कमोडिटी को देख रहे हैं, x1 और x2 को, तो सिर्फ x1 और x2 पे ही डिपेंड करती है हमारी यूटिलिटी, ठीक। जब हम इंडिफरेंस करके बात कर रहे हैं तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और बाकी कॉन्वेक्सिटी के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, और उसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को भी देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से भी हम उसे समझेंगे। तो इतना कहकर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और इस वीडियो का प्लेलिस्ट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको वो टीचमेंट क्लासरूम में ही मिलेगा, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए।